तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आफ्टर ज़ीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस बेसिकली क्या होती हैं कि जिनमें जो रेट है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। तो ऑब्वियसली वो क्या होंगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जाम्पल मेरे पास आ जाती है हाइड्रोजन आयोडाइड की, ठीक है, इट स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब रेट जो है इसके दो मॉलिक्यूल्स लूँगी तभी मेरे पास हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2I2 है, तो दो मॉलिक्यूल्स लूँगी तभी हाइड्रोजन गैस और आयोडीन जो है वो बन सकता है। तो दैट मीन्स कि जो साथ में लगा होता है वो क्या बन जाती है, पावर। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2HI, मतलब इसको मैं रिएक्टेंट को A ले लूँ सारा, ठीक है, तो 2A मतलब A की पावर 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना, ऑर्डर क्या होता है, जो पावर होती है, ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2। सो दैट्स वाई दिस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पे है इसकी, ठीक है, तो रेट जो है इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली दिस इज 1 1 1 + 1 2, ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। आगे कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की। लाइक सबसे पहली कैटेगरी आती है जिनमें जो है वो एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है, एक रिएक्टेंट है लेकिन वो, अब देखो अज्यूम हमने क्या करना है यहाँ पे कि मेरे पास कोई रिएक्शन हुई है, ठीक है, रेट, तो ये रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। वो हमें पता है कि A की पावर 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर ही 2 है। अब देखो ए क्या है, अब देखो सपोज मेरे पास इनिशियल रिएक्टेंट था ए और एक्स कंज्यूम हो गया आफ्टर सम टाइम, तो मतलब अभी मेरे पास ए का कितना बचा, ए माइनस एक्स, तो मतलब इसको मैं ए माइनस एक्स लिख सकती हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ए माइनस एक्स पावर तो 2 रहनी है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो कांस्टेंट के आ गया। फिर हम क्या करते होते हैं, लाइक हमने लास्ट टाइम फर्स्ट ऑर्डर में करा था, इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो दोनों साइड्स मैं क्या करूँ, ए माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाऊँ और डी टी को के साथ ले जाऊँ, ठीक है, फिर मैंने क्या करनी होती है, इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या है, लेफ्ट साइड पे अब ये ए माइनस एक्स की पावर 2 है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये बन जाएगा ए माइनस एक्स की पावर -2। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन होती है ऑलवेज एक्स माइनस एन, लाइक जो भी पावर है उसको आप लोगों ने क्या कर देना है, +1 कर देना उसमें, और नीचे भी जो पावर है उसमें +1 कर देना, ठीक है। तो -2 + 1 क्या बना, -1, और नीचे भी -2 + 1 -1 बच गया, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, -1, या ऊपर तो 1 ही खैर आएगा, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स, क्योंकि नीचे आए तो पावर जो जब -1 थी तो पावर इधर नीचे आके क्या हो गई, 1 हो गई पावर, ठीक है। तो ये देखो यही आ रही है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब साथ में क्या आएगा, जो भी पावर होती है, ठीक है, -1, तो ये जो माइनस है वो -1 कट जाएगा, मतलब ये प्लस हो गया, 1/a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब आते हैं इस इंटीग्रेशन पे, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की तो सॉल्व कर दी, राइट हैंड साइड पे के डी टी की इंटीग्रेशन टी, तो के कांस्टेंट है, के तो ऐसा चाहेगा के टी प्लस सी क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद हमारा काम क्या होता है, इनिशियल कंडीशंस पुट करना। इनिशियल कंडीशंस क्या है, जब टाइम 0 है तो ऑब्वियसली एक्स भी क्या होएगा, 0, तो टी को भी 0 पुट कर दो, एक्स को भी 0 पुट कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा, टी 0 तो मतलब ये सारी टर्म 0, एक्स 0 तो मतलब अकेला है, तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, 1/a के। तो यहाँ पे आपने सी की जगह पे क्या पुट कर देना, 1/a, तो देखो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने इसमें से के टी की वैल्यू निकालनी है, 1/a को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ऊपर इधर क्या आएगा, a माइनस इधर a माइनस एक्स, इसके रेसिप्रोकल में ये इसमें ठीक है। फिर अब क्या हो रहा है, a कट रहा है, x/a माइनस एक्स आ गया मेरे पास, के की वैल्यू निकालनी है, t उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी रेट कांस्टेंट की फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। अब आगे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं करा, a को C0 पुट कर दिया, a माइनस एक्स को CT पुट कर दिया, कंसंट्रेशन की टर्म्स में अगर लिखना है तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। तो ये था जब आपके पास एक ही रिएक्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन वो दो मॉलिक्यूल्स उसके होते हैं और वो प्रोडक्ट देते हैं, और उसके दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए सेकंड ऑर्डर माना जाता है, ठीक है, ये हो जाता है इसका ऑर्डर। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी केस 2 में, जब वी हैव 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ए एंड बी, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, दोनों के ऊपर नो डाउट डिपेंडेंस है, ठीक है। इस केस में रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली ए एंड बी दोनों के ऊपर, राइट। तो दैट मीन्स कि
अब अगर तो देखो कि अगर तो दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है ना ए एंड बी, देन मैं इसको चाहे ए स्क्वायर लिख लूँ चाहे इसको बी स्क्वायर लिख लूँ तो डेरिवेशन बिल्कुल ऊपर वाली आ जाएगी। लेकिन अगर इनकी कंसंट्रेशन वेरी कर रही है ना, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी। ठीक है, इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे, ए की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, ए इसका इनिशियल अमाउंट और एक्स जो टाइम टी के ऊपर हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी ए माइनस एक्स। सिमिलरली बी रिएक्टेंट की आ जाएगी बी माइनस एक्स। ठीक है, अब ये तो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट आएगा ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये देखो ऐसी इक्वेशन आ गई हमारे पास। अभी हमने क्या करना होता है, रीअरेंज एक्स वाली सारी टर्म्स को हम डी एक्स के नीचे ले जाते हैं, मतलब इन दोनों को, और डी टी के साथ हमेशा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन में ध्यान से देखना ज़रा, ठीक है, कि कैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ। मेरे पास ये इक्वेशन आई हुई है ये वाली। ठीक है, मैंने क्या करना है, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, ये डी एक्स को तो साइड में रहने दिया ना, क्या आ गया 1/a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ये चीज़ आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस ए एंड बी में सॉल्व कर दिया। ठीक है, ए प्लस बी कर दिया, ए के नीचे ए वाले कॉफिशिएंट, बी के नीचे बी वाले कॉफिशिएंट, यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इनका ले लिया एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। ठीक है, ऊपर इधर ए बी माइनस एक्स चला जाएगा ए के साथ मल्टीप्लाई, और इधर बी के साथ ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेरे पास ये सारी जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल 1/a माइनस एक्स, वही थी ना हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये और ये कट रहा है। ठीक है, तो 1 किसके इक्वल आ गया, ए बी माइनस एक्स प्लस बी ए माइनस एक्स। ठीक है, मतलब इसके ये इक्वेशन यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ए 1 इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब अगर एक्स की वैल्यू मैं ए पुट कर रही हूँ, मैंने एक्स की वैल्यू ए भी पुट करनी है और एक्स की वैल्यू बी भी पुट करनी है, आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैं एक्स की वैल्यू ए पुट कर रही हूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं ए पुट कर रही हूँ तो ये क्या बच जाएगा, बी ए माइनस ए, मतलब ये तो सारी टर्म जीरो हो गई ना, फिर सिर्फ बच जाएगी 1 इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए, ये चीज़। अगर मैं एक्स की वैल्यू बी पुट कर रही हूँ तो फिर ये सारा जीरो हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 1 इज इक्वल्स टू बी ए माइनस एक्स, ए माइनस बी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इधर से ए की वैल्यू निकाल लूँ तो ये बी माइनस ए 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। और जब मैंने एक्स को बी पुट करा था ये सारी चीज़ जीरो हो गई, 1 किसके इक्वल आ गया, बी ए माइनस बी के। ठीक है, तो वहाँ से मैंने अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो ए माइनस बी 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ गई बी की वैल्यू, ए एंड बी दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है ये वैल्यूज़। ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये तो ऐसे ही रहेगी, इज इक्वल्स टू ए की जगह मैं क्या पुट कर दूँ 1/b माइनस ए, तो मतलब एक्स ए माइनस एक्स के साथ b माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b की जगह मैंने क्या पुट कर देना 1/a माइनस बी, तो b माइनस एक्स के साथ a माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों में से मैं क्या बाहर कॉमन निकाल लूँ, सपोज मैं a माइनस बी कॉमन निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो ये तो ऐसा आ जाएगा 1/b माइनस एक्स, फिर इसमें से क्योंकि मैंने a माइनस बी बाहर निकाला तो इसमें से माइनस साइन आएगा क्योंकि ये b माइनस ए था ना। ठीक है, तो माइनस 1/a माइनस एक्स, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 10 को फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 ये सारा किसकी जगह पे आया, 1/a माइनस एक्स बी माइनस एक्स की जगह पे ना, ये थी मेरे पास इक्वेशन, तो 1/a माइनस एक्स बी माइनस एक्स की जगह पे ये सारी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ साथ में क्या था ऊपर, डी एक्स इज इक्वल्स टू के डी टी। ठीक है जी, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब हमने कर देनी इंटीग्रेशन, कर दो इंटीग्रेशन, ए और बी तो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, वो तो आ जाएंगे बाहर, इंटीग्रेशन होएगी इन दोनों की, के डी टी की तो आपको इंटीग्रेशन पता ही है, के टी प्लस सी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे 1/x एक्स क्या है यहाँ दोनों पे, ए पहले में बी माइनस एक्स और दूसरे में क्या है ए माइनस एक्स, मतलब 1 फंक्शन। ठीक है, 1 फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ दिस फंक्शन, यहाँ पे भी माइनस लॉग ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन क्या है यहाँ पे बी माइनस एक्स, यहाँ पे ए माइनस एक्स। हाँ जी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाली टर्म को मैंने आगे लिख लिया, माइनस वाली को पीछे लिख लिया। ठीक है जी, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है जी, लॉग ए ओवर बी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये सारा ए और ये सारा बी मान लेती हूँ, तो लॉग दिस ओवर दिस आ जाएगा। ठीक है, अब कर देनी इनिशियल कंडीशंस पुट कर दो, जब टाइम ज़ीरो था तो एक्स ज़ीरो था। ठीक है, टाइम ज़ीरो है तो मतलब ये सारी चीज़ ज़ीरो,
तो x0 मतलब यहाँ पे log 1/a-b इज इक्वल्स टू इंटू log a/b, ये आ जाएगी c की वैल्यू। अब ये कि c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी जैसे हम लोग हर केस में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी है, ठीक है। फिर मैं kt को एक साइड रहने दूँ, इस सारे को उधर ले जाऊँ, माइनस में आ जाएगा जी, ठीक है। 1/a-b में कॉमन निकाल लेती हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, बाकी अंदर क्या बचा, log ऑफ a माइनस एक्स b माइनस एक्स माइनस लॉग a/b, ठीक है। तो log a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू b, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। t जो k के साथ मल्टीप्लाई होता है इधर भेज दिया। अब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना 2.303, तो मतलब ये आपके पास आ जाती है इक्वेशन फॉर फाइंडिंग रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, ओके। सो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए एंड बी, उसको मैं C0 A एंड C0 B मान लूँ, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मैं इधर पुट कर दूँ तो ये इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड केस रहता है जिसमें दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं जिनमें से एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सेस में होता है। सो अगर सपोज B बहुत ज़्यादा एक्सेस में, ठीक है, तो मतलब स्मॉल b जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है एज़ कम्पेयर टू a, तो a माइनस बी में मैं जो है वो उसको माइनस बी को ही ले लेती हूँ, a को निगलेक्ट कर देती हूँ। तो b माइनस एक्स में भी x को निगलेक्ट करके, क्योंकि b ज़्यादा अमाउंट में, तो b को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप लोगों ने पुट कर देनी है पिछले इक्वेशन में जो हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है। तो यू विल गेट, सो जिधर इधर a माइनस बी था उधर मैंने अकेला माइनस बी रहने दिया, ठीक है। और जिधर यहाँ पे था, ठीक है, b माइनस एक्स, वहाँ पे सिर्फ b रहने दिया। सो ऐसे करके आपने रिजल्ट्स पुट कर देना, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। क्या हो रहा है, सिंपली देखो, जिस जिस चीज़ की कटिंग हो रही है यहाँ पे b कट रहा है, ठीक है। और किस किस चीज़ की कटिंग हो रही है, माइनस साइन है। माइनस साइन को लाने के लिए मैंने क्या कर देना है, जो रेसिप्रोकल कर देना है, a माइनस बी ऊपर चला गया, यहाँ पे देखो इस b को सॉरी रहने दो, यहाँ पे b कट जाएगा, ठीक है। ऊपर a आ जाएगा, नीचे a माइनस एक्स का x आ जाएगा, ठीक है। और bt में क्या है, अगर मैं b को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 2.303/t log a/a माइनस एक्स, तो ये दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं। तो मैं इसको a की कांस्टेंट ले लूँ तो ये मेरे पास सिंपली इक्वेशन बन जाती है जो हमने पीछे भी ड्राइव करी हुई है। तो ये है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की एक्सप्रेशंस जिसको यूज़ करके आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। पहले तो जो टाइम टेकन है, ठीक है, जिसमें पूरा सेम फ्रैक्शन के लिए जितना भी टाइम जो चाहिए होता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। सो अगर हाफ चेंज की हम लोग बात करें तो x इज़ हाफ ऑफ a, ठीक है। तो x की जगह पे आपने जो हमने ये मेन इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पे आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना, 0.5 इंटू a, विल गेट दिस इक्वेशन। और यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा कि जो हाफ लाइफ है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a। जैसे ही a इंक्रीज़ करेगा हाफ लाइफ डिक्रीज़ करेगा, और हाफ लाइफ इंक्रीज़ करने का मतलब है a डिक्रीज़ करेगा अल्टीमेटली। आगे ये यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन के, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे निकालना है। और तीसरी चीज़ जो आती है हमारे पास वो ये आती है कि k की वैल्यू चेंज करती है जैसे हम कंसंट्रेशन यूनिट्स चेंज करते हैं। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये आता है कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है जब एक रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी देख भी चुके हो कि जब एक रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में था तो विल गेट दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। सीडो फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने यही करा था, तो ये उस चीज़ का सीडो फर्स्ट ऑर्डर का प्रूफ है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर में मैंने आपको बोला था कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर में होते दो रिएक्टेंट्स हैं बट ऑर्डर 2 की बजाय 1 होता है, क्यों, क्योंकि एक रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में है। तो ये यहाँ पे उसकी मैथमेटिकल प्रूफ भी आ जाता है अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ के। तो के की वैल्यू कैसे वैल्यूएट करनी है, दो मेथड्स होते हैं। एक होता है इंटीग्रेशन मेथड जो कि हमने एक्सप्रेशन निकाला है, सारी वैल्यूज़ पुट करो उसमें और के की वैल्यू निकाल लो। सेकेंड आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में देखो ये इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव की थी, इसको रीअरेंज कर लूँ, सी टी एक साइड पे ले जाऊँ, बाकी सारी के को उधर ले जाऊँ, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाती है। अब अगर मैं 1/ct और टाइम का प्लॉट ग्राफ करूँ, ठीक है, तो आई गेट अ स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप क्या होएगी के और इंटरसेप्ट क्या होएगा 1/c0। तो अगर आपको स्लोप, स्ट्रेट लाइन की स्लोप आपने निकाल ली तो वही से वही जो वैल्यू है वो के की होएगी। ये ग्राफिकल मेथड।
आगे एग्जांपल्स हैं फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की। तो गैशियस स्पेस में जो एग्जांपल्स होती हैं लाइक कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटन एट 791 केल्विन। ठीक है, तो गैशियस में हो रही है तो ऑब्वियसली प्रेशर आएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मैं अभी दोबारा से नहीं करवा रही क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले केस में करवा चुकी हूँ फर्स्ट ऑर्डर में। जिसने ये नहीं करा हुआ तो आप लोग वहाँ से ये कर सकते हो एक्सप्रेशन। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन ही आ रहा है, सेम ही जिससे हम लोगों ने पिछले केस में निकाला था वैसे ही हम लोगों ने क्या करना है, एक्स ओवर ए माइनस एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। वहाँ पे हमने निकाली थी, सारी वैल्यूज़ पुट करो, यू विल गेट दिस इक्वेशन, और इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके आपने वैल्यूज़ निकाल लो। ठीक है, तो ये सारी की सारी गैशियस स्टेट की जो रिएक्शंस हैं यानी कि ऊपर बेस्ड है। एक आ जाती है अगर रिएक्शन सोल्यूशन में है तो। ठीक है, फिर आता है वॉल्यूम के साथ हमारा। सपोज हमने एग्जांपल ले ली इथाइल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड की, विच गिव्स अ सोडियम एसीटेट एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अब इनिशियल वॉल्यूम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली ए के ऊपर और किसी टाइम इंटरवल पे ए माइनस एक्स के ऊपर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाती है, वी टी माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या है वी नॉट, तो मतलब एक्स की क्या आ गई वी नॉट माइनस वी टी। तो आपने क्या करना है, ये आपने एक्सप्रेशन निकाला था सेकेंड ऑर्डर के लिए, एक्स की वैल्यू भी पुट कर दो वी नॉट माइनस वी टी और ए की वैल्यू भी पुट कर दो वी नॉट। ठीक है, फिर अंदर क्या आ जाएगा, फिर से वी नॉट माइनस वी टी, ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन। सो ये था हमारा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स कब होता है कि जब कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा 3 कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं वो 3 टाइप्स में क्लासीफाई करी जाती हैं। पहली है जिनमें सारे के सारे तीनों मॉलिक्यूल्स जो सेम सब्सटेंस के हों। ठीक है, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर थ्राइस, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी आ जाती है कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स एक सब्सटेंस के और एक दूसरे का होए, उस केस में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली सी ए स्क्वायर एंड सी बी, क्योंकि दो जो सेम टाइप के उसको हम सेम ही कैटेगरी में ले लेते हैं। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी जो है वो हमारे पास रहती है जब तीनों ही डिफरेंट होंगे तो रेट भी तीनों का ही इंडिविजुअली आएगा। फाइन, यहाँ पे ड्राइव करने के लिए हम सिंपल सा केस ले लेते हैं जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो थे वो सेम सब्सटेंस के हैं। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन अगर सेम है तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन जो है वो एक ही के ऊपर डिपेंड करेगी बट थ्राइस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते होते हैं, हमेशा इसको इधर ले आते हैं और डी टी को हमेशा के पास भेज देते हैं। ठीक है, फिर करते हैं इंटीग्रेशन। हाँ जी, इंटीग्रेशन करेंगे तो कंसंट्रेशन वेरी कर रही है यहाँ पे, कंसंट्रेशन इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू सम टाइम इंटरवल करेगी। ए की कंसंट्रेशन है, इनिशियल होएगी सी नॉट और एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होएगी सी ए। यहाँ पे टाइम की फाउंडेशन है टाइम 0 से किसी भी लाइक 20 सेकेंड तक, 20 मिनट तक, 20 आवर्स तक, कोई भी टाइम हो सकता है टी। करना क्या है हमने, बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/x की पावर n होती है। ठीक है, तो पावर क्या होती है बेसिकली, हम लोग जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमेशा इसको ऊपर लेके जाना होता है, आपको ऊपर लेके जाओगे तो -3 बन जाएगा। -3 क्या हो जाता है हमेशा +1 और नीचे भी वही चीज़ हो जाती है, -3 +2 +1 सॉरी -2 और नीचे भी -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊँगी तो ये क्या आ जाएगा, 2 तो ऐसा ही रहेगा, सी ए की पावर 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि अभी इसको मैं पहले ये न्यूमिनेटर में था, अभी ये डिनोमिनेटर में आ गया तो इसकी पावर -2 से 2 में चली जाएगी। तो देखो ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये माइनस साइन जो साथ में माइनस होता है उसके साथ कट जाता है, 1/2 है सी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t -0 मतलब t रहेगा, के टी आ जाएगा। ठीक है, और t को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँ, अपर ये है सी ए, तो सी ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्यों, क्योंकि पावर 2 में थी ना। ठीक है, माइनस सी नॉट ए स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अब देखो सी नॉट क्या है इनिशियल, उसको हम हमेशा स्मॉल ए से लिखते हैं, और सी ए क्या है एट सम टाइम इंटरवल, उसको हम हमेशा ए -x से लिखते हैं।
ए माइनस एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, एलसीएम ले लूँ, ए स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला लगा देना है आपने, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसको खोल दोगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। इवैल्यूएशन करनी है, ग्राफिकल मेथड ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि के की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। अभी यहाँ पे कैसे है मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ से ये कैसे है देख लेना ज़रा ध्यान से। नीचे क्या आएगा, एलसीएम आएगा ऑब्वियसली ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ए का होल स्क्वायर, ऊपर क्या चला जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी यहाँ पे एक्स है डोंट फॉरगेट, ठीक है। नीचे जो है वो एस सच ही रहेगा। अब मैं ब्रैकेट्स खोल दूँ तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे जो माइनस का था ऑलरेडी वो प्लस का हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ, और नीचे तो जो चीज़ है वही रहेगी, ठीक है। अब इसमें से मैं एक्स कॉमन निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा 2a माइनस एक्स, नीचे ये सारा ऐसे ही रहेगा ए माइनस एक्स फिर स्क्वायर, देखो वही चीज़ आ रही है, ठीक है। दिस इज़ द वे हाउ टू सॉल्व दिस, ओके। सो इवैल्यूएशन करनी है के की, तो सिंपली ये सारी ए और एक्स की वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट के। या फिर अगर हमें ग्राफिकल मेथड देखना है, ग्राफिकल मेथड हम कैसे देखते होते हैं, उसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दो। हमने जो ग्राफ है वो प्लॉट करना है टाइम का और सी स्क्वायर का, ठीक है। अगर मैं टाइम एंड सी स्क्वायर का प्लॉट ग्राफ करूँ, आई विल गेट स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप क्या होगी 1/2 के, स्लोप फाइंड कर लो, यू विल गेट के। एग्जाम्पल्स हैं थर्ड ऑर्डर की गैशियस रिएक्शंस एंड लिक्विड में जो रिएक्शंस होती हैं, बेसिकली पूरे लाइक यहाँ पे सिर्फ 5 रिएक्शंस होती हैं गैशियस में जो कि थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इट फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सोल्यूशन में फेरस क्लोराइड एंड स्टेनस क्लोराइड की मिक्सिंग होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इक्वल अमाउंट ऑफ दोनों के मिक्स करके ये देते हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉलोइंग थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। लास्ट हमारे पास आ जाता है एक रिएक्शन जिसमें हायर ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। अब उसकी एग्जांपल क्या है, पोटेशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन है इनटू दीज टू, ठीक है। ये फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है ऐसा माना जाता है, ठीक है। बट कोई भी ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि फोर्थ या हायर ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं वो बहुत रेयर होती हैं। अब उनका रीज़न क्या है कि देखो रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करता है सर्टन मॉलिक्यूल्स में, और ये मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली क्लोज आके कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो प्रोबेबिलिटी या फिर चांसेस जो है 4 या 4 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के कि वो आपस में क्लोज आए एक ही टाइम के ऊपर कोलाइड करें, तो वो चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम पे कोलाइड नहीं कर पाते। तो ये रीज़न होता है कि कोई भी रिएक्शन जो कि फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स या हायर ऑर्डर काइनेटिक्स फाइंड आउट करता है वो बहुत रेयर होता है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ऑर्डर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 4-5 मेथड्स कराऊंगी, बहुत इजी है, जो सब हम लोग ने ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया वही सब अभी मैंने करवाना है। तो देखो मैंने आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे 4 ऑर्डर करवाए हैं, 0 1 2 3, चारों के मैंने आपको एक्सप्रेशंस डिराइव करवाए हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। करना क्या आपने इसमें सिंपली उन एक्सप्रेशंस में वैल्यूज पुट करके ऑर्डर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये मेथड है। सेकंड हमारे पास आ जाता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, आप ग्राफ चूज़ करते हो, ठीक है। ग्राफ चूज़ कैसे करते हो, देखो स्लोप्स निकाल के, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए जब आप रेट एंड ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जब हम रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्लॉट ग्राफ करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कर्व आती है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आती है, एक ऐसी लाइक स्ट्रेट लाइन कर्व आती है, हॉरिजॉन्टल नहीं। सेकंड और थर्ड के लिए भी ऐसी आती है। अगर हम टाइम के साथ प्लॉट करें तो टाइम के साथ हमेशा जो है वो स्लोप्स निकाली थी हम लोगों ने, ठीक है। टाइम के साथ ज़ीरो ऑर्डर की स्लोप क्या आती है, -k। फर्स्ट ऑर्डर की क्या आती है, -k/2.303,
और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आती है के, तो स्लोप्स वेरी कर गई। अगर आपकी स्लोप जैसी है, आपको वैसे अगर आपको ग्राफ्स पता है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लेना आपने। अगर आपकी स्लोप इन तीनों में से जिस भी फॉर्म में आ रही है तो वहाँ से आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। अगर वो इस फॉर्म में आ रही है तो फर्स्ट ऑर्डर होएगा, अगर इस फॉर्म में माइनस के आ रही है मतलब माइनस सम कांस्टेंट आ रही है, ठीक है, तो वो ज़ीरो ऑर्डर होएगा। अगर पॉजिटिव आ रही है स्लोप तो वो सेकंड ऑर्डर होएगा। तो ये ग्राफिकल मेथड है। थर्ड है फ्रैक्शनल चेंज मेथड। फ्रैक्शनल चेंज मेथड में क्या होता है, देखो टाइम हम लोग हाफ टाइम निकालते हैं हमेशा, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड को छोड़ के भी जो देखो 1/2 ऑफ द रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से ज़ीरो ऑर्डर के लिए। और इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करता फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये चीज़ आपको मैंने पीछे करवाई हुई है कि जब हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उस केस में फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स में हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि ए की जो पावर है वो ज़ीरो है। तो अगर हाफ लाइफ टाइम है आपके पास, ठीक है, अगर वो ए के साथ चेंज आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज़ कर रहे हो, हाफ लाइफ टाइम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज़ नहीं कर रहा, तो वहाँ से डायरेक्ट इंडिकेट हो जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स है। अगर चेंज कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो सेकेंड या ज़ीरो ऑर्डर कैनेटिक्स है। तो ये सारी टर्म्स के ऊपर बेस्ड आप लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको सिंपल सा वे बताती हूँ कि आप लोग कैसे और रिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। हाफ लाइफ टाइम में देखो अगर आप लोगों को याद हो ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, हाफ लाइफ जो है वी नो डैट पीछे हमने एक्सप्रेशंस डिराइव किए हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए में, ठीक है, ए के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसकी कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती, मतलब उसकी पावर ज़ीरो मान लेती हूँ। सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ये भी हमने ड्राइव कर लिया। इन सभी रिजल्ट्स को कंबाइन करके ना ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव किया गया है। यहाँ से आप लोग जो है आराम से अपना ऑर्डर पता कर सकते हो। देखो जितनी भी इसकी वैल्यू आ रही है, अब सपोज़ आपको ऑर्डर पता है एन क्या यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो है, ये ज़ीरो -1 आ जाएगा। तो मतलब हाफ लाइफ आ जाएगा -1, ए की पावर -1, ए की पावर -1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ए की पावर 1। तो मतलब यहाँ पे देखो हाफ लाइफ जो है वो ए की पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ, फर्स्ट ऑर्डर में एन की वैल्यू क्या आएगी 1, 1 - 1 0, ए की पावर 0, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करूँ, सेकेंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या आएगी 2, 2 - 1 1, तो ए की पावर नीचे 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मतलब इस रिजल्ट को यूज़ करके यू कैन ईजिली फाइंड आउट द ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप लोग हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मोड ऑफ डिफरेंशियल मेथड, ठीक है। मोड ऑफ डिफरेंशियल मेथड में क्या आता है, इसमें हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशंस देखनी है। ये इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स के लिए, ये है सेकंड ऑर्डर कैनेटिक्स के लिए, राइट। ये थर्ड के लिए सिमिलरली और ये होगी nth ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब सपोज़ मैं a-x को c पुट कर देती हूँ, कंसंट्रेशन है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है, a-x को मैंने c पुट कर दिया, मतलब ये आ गया c, तो c की पावर n है nth ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब डिफरेंट कंसंट्रेशन, सपोज मैं C1 एंड C2 कोई भी दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस ले लेती हूँ, C1 और C2 की इक्वेशंस आ गई। दोनों तरफ मैंने अगर लॉग इंट्रोड्यूस करा, इधर भी लॉग आ गया, इधर भी लॉग, इधर भी लॉग, इधर भी लॉग, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए इधर भी लॉग आ गया, इधर लॉग आने का मतलब क्या, लॉग के प्लस लॉग C1, राइट, और इधर लॉग आने का मतलब लॉग के प्लस लॉग C2, राइट। अब मैंने क्या कर देना, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होएगा, ये तो कट गए लॉग के, ठीक है, बचा क्या, लॉग C1 माइनस n कॉमन निकाल लिया, लॉग C2 इज इक्वल्स टू लॉग दिस माइनस दिस, ठीक है। और अब मैंने निकालनी क्या है, n निकालना है ना, बेसिकली ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ पता है, दोनों कंसंट्रेशंस पता है, टाइम पता है, ठीक है, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट n हेयर। ये है आपका फोर्थ मेथड फाइंड आउट करने का ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट इनिशियल रेट मेथड या फिर ऑस्वाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, जो कि लास्ट मेथड है। बेसिकली ये मेथड तब यूज़ होता है व्हेन वी हैव नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स, लाइक मेरे पास कोई सपोज़ ये कर लो, या फिर a + b + c रिएक्टेंट, कॉमन एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, वो मेरे को प्रोडक्ट दे रहा है।
तो अगर मेरे को इन तीनों का रेट निकालना है तो मैं ऑस्वेल्स यूज़ करके निकालूंगी। पहले मेरे को ए का रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं बी एंड सी को कांस्टेंट कर दूंगी। फिर मैं सेकंड टाइम बी का रेट निकालना है तो ए एंड सी को फिक्स करना पड़ेगा। थर्ड टाइम मैंने अगर सी का रेट निकालना है तो ए एंड बी को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। सिमिलरली इस एग्जांपल में अगर आपको फेरिक क्लोराइड का रेट निकालना है, ठीक है, या फिर फेरिक क्लोराइड आपने स्टेनस क्लोराइड का रेट निकालना है, तो आपको फेरिक क्लोराइड बहुत ज़्यादा एक्सेस में डालना पड़ेगा, बिकॉज वी नो डैट जो चीज़ हम एक्सेस में डालते हैं उसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो आप सिंपली इसकी जो रेट है वो निकाल सकते हो। सेकेंडली अगर आपको फेरिक क्लोराइड के निकालने आप स्टेनस क्लोराइड को बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लो तो इसकी कंसनट्रेशन फिक्स हो जाएगी, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट फेरिक क्लोराइड। So this is the way how to find out the order when we have number of reactants using Ostwald's isolation method. So this is all about this. Thank you so much.